हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर को देखने के लिए आपको अपनी एनाटॉमी की या तो बीडी चौरसिया का फर्स्ट चैप्टर एक बार पढ़िए वीडियो देखने के बाद, या फिर विश्राम सिंह का। इस पूरी वीडियो में आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, विश्राम सिंह का भी और बीडी चौरसिया का भी। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा एक तो इसका इंट्रोडक्शन बेसिक कि अपर लिम्ब हम क्यों पढ़ते हैं, दूसरा उसका एवोल्यूशनरी चेंजेस क्या हुए कि कैसे अपर लिम्ब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अपर लिम्ब की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। तीसरा मैं बताऊंगा पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब कौन कौन से होते हैं, शोल्डर क्या है, आर्म क्या है, एल्बो क्या है, रिस्ट क्या है। ये सारे वर्ड अगर आप नहीं जानते तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा कंपैरिजन बिटवीन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आगे जाके हमें लोअर लिम्ब एनाटॉमी भी पढ़नी होती है, तो हमको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके से बॉडी, इस हैंड का जो पूरा ओवरऑल वेट है उसका ट्रांसमिशन होता है टुवर्ड्स द एक्सियल स्केलेटल, यानी हमारे हाथ ये दोनों तरफ लटके हुए हैं तो इनका जो वेट है या हम इससे कोई सामान उठाते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स किस तरीके से होता है, इसका क्या तरीका है वो बताऊंगा। इसके अलावा एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा कौन कौन सी बोन्स है, कौन सी आर्टरीज है, कौन सी वेन है, कौन सी लिम्फेटिक्स है, कौन सी नर्व सप्लाई है, और उसका एक थोड़ा बहुत क्लिनिकल एस्पेक्ट अपर लिम्ब में किस तरीके की क्लिनिकल इंजरीज होती हैं या हमें डे टू डे लाइफ में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं अपना अपर लिम्ब का इंट्रोडक्शन। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, जैसा कि बीडी चौरसिया में लिखा है, और इंट्रोडक्शन टू द अपर लिम्ब किसमें रखा है, विश्राम सिंह में। तो उसी के हिसाब से हम शुरू करते हैं। ये दो इमेजेस में आपको दिख भी रहा होगा, कितने वंडरफुल इमेज है ये, आप देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे हैंड कितने डाइवर्सिफाइड तरीके से मूवमेंट कर सकता है, हमारे हैंड के क्या यूज हो सकता है, ये हमारे हैंड्स है। तो इसमें बात करते हैं कि अपर लिम्ब इज द ऑर्गन ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनुअल एक्टिविटीज। तो अपर लिम्ब के बारे में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये एक ऑर्गन है, और ये कैसा ऑर्गन है, दैट इज कंसर्न विद द मैनुअल एक्टिविटीज, है ना, मैनुअल एक्टिविटीज। इट इज फ्रीली मूवेबल, जबकि अगर आप अपने पैरों की बात करें तो वो फ्रीली मूवेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों पैर एक साथ उछाल देंगे तो गिर पड़ेंगे, है ना। तो उसमें क्या रीजन है, क्योंकि वो हमारे जो पैर हैं वो बेसिकली फॉर स्टेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन हाथ किस लिए, मोबिलिटी है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट हमको मिलता है हाथों से, ठीक है। स्पेशली इट्स डिस्टल सेगमेंट दैट इज हैंड। भाई अगर ये हैंड नहीं होता तो मैं इस पेन को होल्ड कैसे करता। ये आपने जिस हाथ में मोबाइल को पकड़ रखा है तो उसको आप कैसे पकड़ते हैं, तो ये जो हमारा वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है वो किसकी वजह से है, हमारे हैंड की वजह से। And this hand is well adapted for the grasping and manipulating the objects। किसी चीज को पकड़ने के लिए, उसको मूवमेंट कराने के लिए, देखिए उंगलियों से मैं इस पेन को इस तरीके से घुमा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी भी खाली टाइम पे इस पेन को घुमाने की ये एक्टिविटी सबकी होती है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, हमारा ये हमारा हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हमारे हैंड के वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट जो इसको मिले हुए हैं उस वजह से। A brief description of the comparative anatomy of the limb would facilitate understanding of their structure and function। तो आपको पता है एनाटॉमी में आप बेसिकली कंसर्न किससे होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन से। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी पे ध्यान देना होगा कि ऐसा क्या हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कि अपर लिम्ब हमारे केस में ज़्यादा डेवलप हो गए और बाकी के जो टेट्रापोड्स हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, टेट्रापोड्स हैं, जो हमारी तरह ही चार हाथ पैर होते हैं जिनके पास,
उनके पास इतना वाइड रेंज ऑफ हैंड मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज भी वो अपने चारों हाथ पैर चलने में, लोकोमोशन में और उनकी बॉडी के वेट ट्रांसफर में यूज करते हैं। थोड़ी बहुत ग्रिपिंग मिलती है किसी किसी एनिमल में, लेकिन वो इतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी के ह्यूमन के केस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपर लिम्ब हमारे लिए हेल्पफुल है, इसको क्यों पढ़ना है और इसकी एनाटॉमी क्यों जरूरत है। चलिए देखते हैं। अब ये जो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है, आप इस स्लाइड में देखिए, ये शैडो आर्ट, ये हैंड आर्टिस्ट काफी अच्छे से करते हैं इसको। किसके वजह से, किसके बदौलत पॉसिबल है? ये हमारी फिंगर्स की वजह से। ये जो इतनी डेवलप हो चुकी है ये आर्ट आज इंडिया में, ये किसकी वजह से है? सिर्फ हमारी फिंगर्स के मूवमेंट की वजह से। और ये देखिए क्लासिकल मूवी का सीन है ये, जिसमें उसके कटे हुए हाथ को, उसके टेंडन से उसकी फिंगर्स के मूवमेंट को देखा जा रहा है कि किस तरीके से हैंड मूव कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें एक पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन हैंड with its digit can perform complex skilled movements under the control of brain। तो ये दोनों ही स्लाइड इस बात को जस्टिफाई कर रही हैं कि विद द हेल्प ऑफ ब्रेन जो हमारे मोटर एक्टिविटीज है हमारे हाथों की, वो बेसिकली ये प्रिसीजन मूवमेंट कहाँ से आता है? डिजिट से आता है। ठीक है, हेंस मैन इज कंसिडर्ड एज द मास्टर मैकेनिक ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। मैन इज कंसिडर्ड एज द मास्टर मैकेनिक ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। और इसी स्पेशलिटी की वजह से हम सबसे सुपीरियर माने जाते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। ठीक है, हमारी सुपीरियरिटी इसी वजह से है कि हम चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस पूरी फाइटिंग करने से लेकर एक सेटल्ड जीवन जीने तक हमारे हाथों का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी के 2 हाथ काट दीजिए, फिर देखिए क्या है उसकी लाइफ, एनिमल जैसी ही है ना। अगर मान लो हमारे हाथ अगर यहाँ से कट जाए तो फिर क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते। कहने को पूरी बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन हाथों का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपको इनके होने से ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ना होने वाले से पूछिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द डिसेबलिंग इफेक्ट ऑफ एन इंजरी टू द अपर लिम्ब, particularly that of hand, is far more than the extent of an injury। अब आपको इससे समझना होगा कि हाथ में लगी हुई चोट उस हाथ के फंक्शन को इतना ज़्यादा खराब कर सकती है कि वो चोट होगी छोटी सी, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। सपोज करिए कि आपका ये थंब है, ये कट हो जाए। ठीक है, अब इतने बड़े हाथ में इतना सा पोर्शन कट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। अगर ये थंब नहीं होगा तो आपकी ग्रिप कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकती। इवन जब तक कि ये घाव नहीं भरेगा तब तक आप इस पूरे हाथ को यूज़ ही नहीं कर सकते, बस ये ऐसे ही टंगा रहेगा हाथ। ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। रीज़न कि इसका जो डिसेबिलिटी इफेक्ट है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंजरी। इंजरी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे हाथ पे काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक छोटा सा नर्व कंप्रेशन हो सकता है और हो सकता है आपका पूरा हाथ इमूवेबल हो जाए नर्व कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो उसका इफेक्ट हमारी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देयरफॉर अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Clinical significance, the ultimate aim of the treating any ailment of the upper limb being to restore its function। और आप याद रखिए कि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि आप जब इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट को समझ जाएंगे तो आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। और पूरे डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है हमेशा लिम्स के केस में, चाहे वो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, कि उसके फंक्शन को रिस्टोर कराया जाए। अगर आप उसको जिंदा रखते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उससे फंक्शन करा पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये आप एक डायग्राम देखिए, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस सामने वाले रीजन को, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? स्टर्नम। ये क्या है? क्लेविकल। ये क्या है? स्कैपुला। ये क्या है? ह्यूमरस। ठीक है, और इस पूरे रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं पेक्टोरल रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल रीजन। ये है आपका शोल्डर रीजन। ठीक है, और ये चेस्ट का ये पोर्शन से लेकर यहां तक ये पूरा है पेक्टोरल रीजन। क्लियर है? तो यहां पर
एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाइवा में कई बार, जो इसी इंट्रोडक्टरी चैप्टर से रिलेटेड है, कि पेक्टोरल गर्डल इज नॉट अ कंप्लीट गर्डल, व्हाई? जबकि यहीं पर मैंने नोट में लिखा हुआ है, नोट दैट पेल्विक गर्डल इज अ कंप्लीट गर्डल। ठीक है, अब है क्या, देखिए गर्डल वो पॉइंट होता है जहां पर एक्सियल स्केलेटल अपेंडिकुलर स्केलेटल के साथ अटैच होता है। ठीक है, या कह सकते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी ह्यूमरस अपेंडिकुलर का पार्ट है, क्लेविकल अपेंडिकुलर का पार्ट है, और आपका स्कैपुला अपेंडिकुलर का पार्ट है। अब ये हमारे थोरैक्स रीजन से किस तरीके से अटैच है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या स्कैपुला अटैच है? नहीं अटैच। क्या ह्यूमरस अटैच है? नहीं अटैच। कौन अटैच है फिक्स? केवल और केवल क्लेविकल। इसका मतलब क्लेविकल एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। आप देख सकते हैं इस पूरे मूवमेंट में, आप ध्यान से अगर देखें तो केवल क्लेविकल का एक जॉइंट बन रहा है, किसके साथ? स्टर्नम के साथ। इसको बोलते हैं हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा लिम्ब फ्रीली मूव कर पा रहा है, और ये मूवमेंट का फ्रीनेस किसने दिया? इस बोन ने इसको। क्योंकि अगर आप स्कैपुला को देखोगे तो स्कैपुला क्या है? ये एक बोन है जो मसल्स के थ्रू थोरैक्स से अटैच है और मसल्स के थ्रू ह्यूमरस से अटैच है। क्लियर है? और इसको फ्री मूवमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका कोई बोनी जॉइंट नहीं बनता थोरैक्स के साथ। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अटैच टू द एक्सियल स्केलेटल ओनली एंटीरियरली। एंटीरियरली अटैच हो रहा है कहां पर? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पेक्टोरल गर्डल इज टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू द न्यूमरस मसल्स विच मूव द आर्म एंड फोर आर्म। तो यहाँ पर इस पूरे पेक्टोरल गर्डल में आप ध्यान से नोटिस करिए, ये सारी मसल्स जो अटैच हो रही हैं स्कैपुला से थोरैक्स की तरफ और स्कैपुला से ह्यूमरस की तरफ भी जो अटैच होती है, वो इस मूवमेंट में आर्म या फोर आर्म के फ्री मूवमेंट का हेल्प करती है। तो एक लार्ज सरफेस एरिया देती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। तो स्कैपुला बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। ठीक है, इट इज नॉट वेट बियरिंग एंड देयरफॉर मोर डेलिकेट एज कंपेयर टू पेल्विक गर्डल। अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये वेट बियरिंग का काम नहीं करते, हमारे अपर हैंड वेट बियरिंग का काम नहीं करते, उल्टा इस वेट को ट्रांसफर करते हैं ऑन द थोरैक्स। दोनों हाथों का वजन किस पर ट्रांसफर हो रहा है? थोरैक्स पे। किसकी हेल्प से? क्लेविकल की हेल्प से। ठीक है, तो ये वेट बियरिंग से कंसर्न नहीं करते, इसीलिए इन कंपैरिजन टू पेल्विक गर्डल, है ना, जो अपनी लोअर वाली गर्डल है जहां पर लोअर लिम्ब अटैच रहते हैं एब्डोमेन के साथ, उसके मुकाबले ये कैसी है? डेलिकेट है। ओनली वन स्मॉल जॉइंट दैट इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इकलौता जॉइंट है जो कनेक्ट करता है स्केलेटल ऑफ अपर लिम्ब टू द रेस्ट ऑफ द स्केलेटल ऑफ द बॉडी। समझ आ गई बात? ठीक है, तो यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब आपके पास इसका आंसर होना चाहिए कि वाई पेक्टोरल गर्डल इज नॉट अ कंप्लीट गर्डल। यहां पर नोट क्या करना है? पेल्विक गर्डल इज अ कंप्लीट गर्डल। पेल्विक गर्डल कंप्लीट गर्डल क्यों है? पेल्विक गर्डल कंप्लीट गर्डल इसलिए है क्योंकि पेल्विक रीजन की जो बोन्स है, पेल्विक बोन्स है दोनों, वो फिक्स रहती है सैक्रम के साथ, है ना। वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन के सेगमेंट में क्या होता है? सैक्रम। सैक्रम दोनों तरफ से अटैच हो जाता है किसके साथ? पेल्विक बोन के साथ, और सामने की तरफ पेल्विक बोन, और उसकी जो बोनी कैविटी है, ठीक है, जहां पर एसिटाबुलम होता है वहां पर फीमर फिट हो जाती है दोनों तरफ पैरों की। ठीक है, तो फीमर बोन मूव करेगी पैरों के मूवमेंट में, बाकी के टाइम पूरे के पूरे थोरैक्स को, पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम को अटैचमेंट कौन देता है? हमारा पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल कैसा है? फिक्स है, स्टेबल है, और इसके मुकाबले काफी मजबूत है, क्योंकि वेट बियरिंग का सारा काम किसके पास रहता है? पेल्विक गर्डल के पास। और इस पेल्विक गर्डल के मजबूत होने की वजह से ही हमारे इन दो हैंड्स को फ्रीनेस मिली, क्योंकि अगर पेल्विक गर्डल फिक्स है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो हम क्वाड्रूपेड पोजीशन में चलते थे चार हाथ पैरों में, उसके मुकाबले अब हम कैसे खड़े हुए? इरेक्ट पोस्चर में, है ना, केवल दो पैरों पर खड़े हुए हैं। तो इरेक्ट पोस्चर की वजह से हमें ये फ्रीनेस मिली है हैंड्स के लिए। ठीक है, हैंड्स जो इतने फ्रीली काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से? इरेक्ट पोस्चर की वजह से। वो एक मेन पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहा है। आगे हमारे जब आप पढ़ोगे बुक तो उसमें एक डायग्राम दे रखा है एक इंसान का और एक डॉग का, कुत्ते का।
जब आप विशांत सिंह पढ़ोगे, पहला पेज खोलोगे तो ये डायग्राम कुछ उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो बड़ा फेमस सीन है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। यहाँ पर ये हैंड की एनाटॉमी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, किस तरीके से अनवेल किया है इसको अपने हैंड को। तो उसी तरीके से हम एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑल द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आपको पता है वर्टिब्रेट्स एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे फिश, है ना, फिश। और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की बात करें तो सबके पास 4 लिम्स तो होते ही हैं। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की बात करें तो सबके पास 4 लिम्स तो होते ही हैं, चाहे रेप्टाइल्स हो चाहे एम्फीबिया हो। बर्ड्स के केस में वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और हमारे मैमल्स के केस में वो किस में आ गए हैं, वो सारे के सारे किस में आ चुके हैं, हैंड के फॉर्म में, या 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब के केस में। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के पास 4 लिम्स होते हैं, जिनमें से अ पेयर इज कॉल्ड 4 लिम्ब एंड सेकंड पेयर इज कॉल्ड हाइंड लिम्स। इन क्वाड्रूपेड्स सच एज डॉग्स एंड बफेलोज both the 4 limbs and hind limbs are evolved for the transmission of body weight and the locomotion। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये कुत्ते जो है वो सिर्फ भाग रहे हैं, लोकोमोशन हो रहा है इनका, और अपनी बॉडी के वेट को लेकर चल रहे हैं। इस इंसान ने जिनको इनको होल्ड कर रखा है, वहां पर आपको देखने वाली बात है कि ये भी 4 पैर हाथ पैर वाला है, लेकिन इसके 2 पैर चलने के काम आ रहे हैं। 2 पैरों से, एक हाथ से इसने उन 2 कुत्तों को पकड़ रखा और एक हाथ से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है। तो ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट किस वजह से आया, ये इसी वजह से आया। ये इसी वजह से आया कि हमारा जो पोस्चर है, हम 2 पैरों पे चलने लगे, इरेक्ट पोस्चर जो आया डेवलपमेंट में, उसकी वजह से हमारे हाथ फ्री हो गए। अब इनको कुछ कम करने के लिए नहीं था, तो इनके अंदर एवोल्यूशन हुआ, इनमें वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट आ गया, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ इरेक्ट पोस्चर, देखिए यहाँ पर लिखा है, इस पॉइंट को याद रखिए, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ इरेक्ट पोस्चर द फंक्शन ऑफ वेट बियरिंग एंड द लोकोमोशन इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द हाइंड लिम्स, और यू कैन से लोअर लिम्स। सिंपल समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, इरेक्ट पोस्चर आया, वैसे वैसे वेट बियरिंग का काम किसके पास रहा, हाइंड लिम्ब के पास या लोअर लिम्ब के पास। व्हाइल द अपर लिम्स आर spared for the prehensile and manipulative activities such as grasping, holding and picking, किसी चीज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए, पिक करने के लिए, चूज करने के लिए, पेन को इतने महीन तरीके से सुई में धागा डालने के लिए, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये हाई लेवल ऑफ प्रीहेंसाइल या वी कैन से मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज, इन सभी में हमको क्या किसकी हेल्प मिलती है, हैंड्स की। हैंड्स के थ्रू हम इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। हैंड्स में भी ये रोल किसका रहता है, डिजिट्स का, जॉइंट्स का। ये छोटे छोटे जॉइंट, जो इतने सारे जॉइंट दिए गए, इनकी अपनी एक अहमियत है, ठीक है। अगर मान लीजिए हाथ की सारी उंगलियों में जॉइंट नहीं होते तो क्या हम ऐसे कुछ ग्रिप कर पाते, नहीं। इसमें इतने ज़्यादा जॉइंट्स दिए गए, तो जॉइंट की स्टडी जब हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बड़े धीरे धीरे समझ में आएंगी कि किस तरीके से इसको हमें, इतने बड़े टॉपिक को हमें धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में कर करके लास्ट में समझ में आएगा हमें, जब पूरा अपर लिम्ब पढ़ लेंगे कि ये तो बड़ा आसान था, बहुत आसान था ये, अगर हम कंसेप्चुअली एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यस। तो अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या आई, वाइड रेंज ऑफ मैनिपुलेशन आया। मैनिपुलेशन किस वजह से आया, यानी ग्रिपिंग की जो पावर आई, उस ग्रिप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की ग्रिप्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इधर देखिए, इधर देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की ग्रिप होती हैं। ग्रिप 3 टाइप की होती हैं। एक होती है पावर ग्रिप। पावर ग्रिप में आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। पावर ग्रिप, यहाँ फुल पावर का यूज हो रहा है, ठीक है। हुक ग्रिप, तो ये पावर ग्रिप का भी एग्जांपल है, और हुक ग्रिप का, हुक बना के आपने हैंड को इसको पकड़ा है, ठीक है। और ये है एक्चुअल हुक ग्रिप, हुक बना के किसी को उठाना। और ये है प्रिसीजन ग्रिप, ये सुई में धागा डालना, ठीक है। तो ये पावर ग्रिप और हुक ग्रिप आर प्रिमिटिव एंड
हैंस फाउंड इन हायर प्राइमेट्स। तो ये जो पावर ग्रिप और हुक ग्रिप है, शुरुआत में जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था, जब हम प्राइमेट्स की कैटेगरी में थे, एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ये सब जो चीजें हैं ना, इन सारे एनिमल्स में कैसी ग्रिप मिलती है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ग्रिप का एग्जांपल क्या है? पावर ग्रिप एंड हुक ग्रिप। यानी हम किसी चीज को होल्ड तो कर सकते हैं और हुक बना के उसको अपने हाथ को उसमें फंसा सकते हैं, जैसे पेड़ पे डालों पे एक से दूसरे पेड़ पर चढ़ना, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदना। इसके लिए कौन सी ग्रिप चाहिए थी? है। लेकिन किसी चीज को प्रिसीजन के साथ तोड़ना, ये हमें कब आया? पत्थर तोड़कर हमने औजार बनाने सीखे, ठीक है। अब जब औजार बनाने के लिए उनको नुकीला बनाया गया, उनको होल्ड करने के लिए उंगलियों में ये जो चेंजेस आए, ये सबसे एक नए तरीके की ग्रिप निकल के आई, जिसको मॉडर्न ग्रिप बोलते हैं, दैट इज प्रिसीजन ग्रिप। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, hence only humans can properly hold a pen, pencil, needle, instrument और मोबाइल फोन। ठीक है, ठीक से आप पकड़ के कितनी जल्दी जल्दी मैसेज टाइप कर देते हैं, है ना। कुछ कमेंट लिखना होता है तो कमेंट लिख दीजिए तुरंत, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। एज अ रिजल्ट, human being could make advancement in the art, craft and technology, of course with the help of intelligence। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस के साथ साथ हमें ये जो स्पेशल एनाटॉमिकल चेंजेस मिले बॉडी के अंदर, उससे भी हमको हेल्प मिली कि हम इतनी डेवलप्ड स्पीशीज बन पाए। और इतनी डेवलप्ड स्पीशीज बनने की वजह से हमारा आर्ट, क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी सब चेंज होता है और धीरे धीरे पूरे एनिमल किंगडम पर हमने कब्जा कर लिया। और बाकी कोई भी एनिमल हमारे दूर दूर तक बराबरी पर भी नहीं आता, हमारे सोचने के तरीके की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, और जो हमारी ओवरऑल बॉडी में चेंजेस आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, उसकी वजह से। तो आई थिंक ये ग्रिप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ग्रिपिंग का जो कंसेप्ट है, जिसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट को हेल्प मिली, तो ये प्रीहेंसाइल ग्रिप के लिए क्या क्या चेंजेस हुए? तो टू सूट द प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज, द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस इन द अपर लिम्ब ड्यूरिंग एवोल्यूशन। अब इस पूरे इतने बड़े अपर लिम्ब में चेंजेस जो हुए, उसमें कौन कौन से वो मेजर चेंजेस थे जिसकी वजह से हमें ये वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, मोबिलिटी और ग्रिप, ये सब हमको मिला। उन चेंजेस को हम देखते हैं। नंबर 1, appearance of joint permitting rotatory movement of the forearm like supination and pronation। ये देखिए, इस मूवमेंट से बड़ा हेल्प मिला हमको। और ये रोटेटरी मूवमेंट कहां पर हो रहा है? देखिए, ये कौन सी बोन है? रेडियस। और ये कौन सी है? अल्ना। अल्ना हमारी फिक्स है, रेडियस उसके ऊपर रोटेट कर रही है। ये रोटेशन मूवमेंट देख रहे हो आप? इसी की वजह से तो हम ऐसे ऐसे हाथों को, मान लीजिए मुझे खाना खाना होता और मैं सुपिनेशन प्रोनेशन नहीं कर पाता, तो मैं खाने को तोड़ तो लेता, लेकिन मुंह तक कैसे लाता? ये हाथ तो ऐसे कैसे रहता? तो हमारा जो ये मूवमेंट है, ये सुपिनेशन प्रोनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है। और ये किस वजह से आया? ये जो रेडियस अल्ना पे ये जो रोटेटरी मूवमेंट आया है ना, इन बोन्स पर, हम गर्दन से मोड़ के इधर उधर, यस, ये रोटेटरी मूवमेंट जो जॉइंट्स पर आया है, स्पेसिफिकली इस हैंड पे। अब हम अपर लिम्ब की बात करेंगे तो हैंड में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपिनेशन प्रोनेशन, क्योंकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है बॉडी में, लेकिन सुपिनेशन प्रोनेशन एकदम कंसर्न जॉइंट, इसी जॉइंट पर होता है, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। दूसरा है एडिशन ऑफ क्लेविकल टू एक्ट एज अ स्ट्रूट एंड कीप अपर लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर द प्रीहेंशन। अब आप देखिए, ये जो क्लेविकल है ये किसकी तरह हेल्प कर रही है? इट हेल्प लाइक अ स्ट्रूट। स्ट्रूट क्या होता है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड है। इसमें क्या होता है मैकेनिक्स में कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करने के लिए कुछ कहते हैं ना, शॉकर टाइप चीज बनाई जाती है। तो ये पूरे हाथ के वजन को अपना इधर ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है? ये पुली लाइक सिस्टम है ना, ये क्लेविकल। तो इसको, इस क्लेविकल की वजह से देखो, अगर क्लेविकल नहीं होता तो ये कैसे मूव करता? क्लेविकल इस पर लीवर की तरह एक्ट कर रहा है और इसको मूव करा रहा है पूरे हैंड को। तो अगर क्लेविकल नहीं होता तो क्या ये हाथ मसल्स की वजह से ऐसे अटैच रहते? ऊपर से ये जो स्कैपुला है ये भी अटैच रहता। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो हाथ दूर ले जाने वाला फंक्शन है, हाथ दूर ले जाने वाला फंक्शन है,
हाथ को हम दूर ले जा सकते हैं, पास ला सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। ये जो सारे मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट शोल्डर जॉइंट पे बेसिकली क्लेविकल की वजह से पूरे हो पाए। तो क्लेविकल हमारे अंदर जो डेवलप हुई वो एक रीजन था। थर्ड, रोटेशन ऑफ थंब टू 90 डिग्री फॉर अपोजिशन। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है हमारा अंगूठा, ठीक है, रोटेशन 90 डिग्री मूव कर सकता है। ये हैंड की एक्सिस ये है, ये अपोजिशन, ठीक है, ये जो मूवमेंट है इस वजह से भी हमको हेल्प मिली, तो ये भी हमारी स्पीशीज में मिलता है। फोर्थ, suitable changes for the free mobility of the fingers and hand। और बाकी ये जो छोटे छोटे जॉइंट हैं, ठीक है, और ये हाथ की लकीरें हैं स्किन में, और जो लोकलाइज लेवल पर क्या कहते हैं नर्व सप्लाई है, लोकलाइज लेवल पर टेंडन्स का डिवीज़न है, मसल्स का डिवीज़न है, इसकी वजह से भी हमारे हाथ की जो बनावट है, उंगलियों की बनावट है, उसकी वजह से भी हमको ये वाइड रेंज ऑफ प्रीहेंसाइल एक्टिविटीज़ करने में हेल्प मिलती है।